ऑल ओवर इंडिया से जो भी किसान भाई और वेटनरियंस आज की इस मच अवेटेड वेबिनार के लिए ज्वाइन हुए हैं, उनका महावेट महाराष्ट्र स्टेट गैजेटेड वेटनरियंस एसोसिएशन और जीव गौ समृद्धि की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बताने बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम फीलिंग लकी also that today we have a very renowned speaker जिनको आदरणीय डॉक्टर श्याम जवर सर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन आईवीएफ ईटी आईवीएफ टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जिन्होंने पिछले 40 साल से भी ज्यादा समय में इंडिया में ईटी आईवीएफ टेक्नोलॉजी में काम किया है। जिन्होंने कैटल से लेके यानी गायों से भैंसों से लेके शीप एंड गोट में भी काम किया है ईटी आईवीएफ टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा उन्होंने याक में काम किया है, हॉर्सेस में भी काम किया है। सर इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में भी इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में काम कर चुके हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सर फाउंडर डायरेक्टर है श्याम आईवीएफ इस कंपनी के, कि जो एक एकलौती कंपनी है इंडिया की जो सिर्फ कैटल बफेलो में टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है एंड जिसके जरिए आने वाले समय में इंडियन डेयरी फार्मिंग का पूरा चेहरा बदल जाएगा। ये सर का पेशेंस एज वेल एज हार्डवर्क है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ईटी आईवीएफ टेक्नोलॉजी पे पिछले कुछ सालों से फोकस किया है, जिसमें सर मोर देन 40 साल से काम कर रहे हैं। और उनकी बदौलत ये टेक्नोलॉजी पहले कॉमन इंडियन फार्मर के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं थी। अब वो अफोर्डेबिलिटी की तरफ तेजी से जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, सर इज द चेयरमैन फॉर द कोर कमिटी फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कोर कमिटी जो ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी सारी ईटी आईवीएफ लैब्स है उनको मेंटर करती है, उनको मॉनिटर करती है। सर ऑल इंडिया नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन कैटल एंड बफेलो और स्पेशली डेयरी फार्मिंग सेक्टर के लिए जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है उसके भी मेंबर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि इस कंट्री में जितने भी सीनियर वेट्स 70 इयर्स के एज में या उसके उससे ज्यादा एज में काम कर रहे हैं, एक्टिव है, उन सब वेट्स में काफी सीनियर पोजीशन पे एज वाइज है। बट उनकी एज और उनकी एनर्जी एंड उनका काम, इसका आप लोग अभी देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, कोई रिलेशन नहीं है। ही इज द मोस्ट अपडेटेड वेट ऑफ दिस टाइम इन इंडिया, दैट्स व्हाट आई कैन से। मुझे लगता है इतनी बड़ी नॉलेज, एक्सपीरियंस और इतने बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करते हुए एज ए कंसल्टेंट फॉर होल नेशन, सर ने आज हमारे फार्मर्स के लिए, फार्मर भाइयों के लिए अपना स्पेशल टाइम निकाला है। दिस इज नॉट ए सेशन ओनली फॉर फार्मर्स, दिस इज ए सेशन फॉर वेटनरियंस ऑल्सो। सो हम महावेट और जीव गौ समृद्धि जो एक वेबिनार सीरीज चला रहा है कि टू अपडेट एंड रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ वेटनरियंस थ्रू आउट द कंट्री ऑन द रूमिनेंट रिप्रोडक्शन। इसमें एक दिस इज ए एडवांस सेशन जो इस सीरीज का छठा लेक्चर है। सो वंस अगेन आई वेलकम रिस्पेक्टेड श्याम झवर सर, कि सर आपका जितना भी सारा इस क्षेत्र का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के जरिए आप जो टॉपिक है आज का कि क्या आईवीएफ टेक्नोलॉजी भारतीय डेयरी पशुपालन व्यवसाय का भविष्य बदलेगी, इसका आंसर बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या बदलाव इससे आने वाले हैं। बट हम सर से खुद जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने पिछले 40 साल में इस सेक्टर में काम किया है और किस तरह हमारे फार्मर्स को इस आधुनिक समय में ये टेक्नोलॉजी लेके जाएगी, किस लेवल की प्रोडक्टिविटी हम अचीव कर पाएंगे और कितने समय में ये सब कुछ कर पाएंगे। सो
dais is yours, respected sir. Please start your session. Again, I'm very much thankful. मैं बहुत ही आभारी हूँ जियो गौ समृद्धि के अधिकारी और जो महाराष्ट्र स्टेट गैजेटेड वेटनरी एसोसिएशन के अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस सब्जेक्ट के बारे में मेरे विचार रखूं। थोड़ा सा और थोड़ा मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं कि मैंने 1972 में बॉम्बे वेटनरी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 74 में मेरी मास्टर्स डिग्री की रिप्रोडक्शन में, एंड देन 75 में मैं रेमंड संस्था को ज्वाइन किया और वहाँ से मेरी जो जर्नी चालू हुई तो 47 ईयर्स कंटिन्यूअसली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और उस पूरे पूरे टाइम में अलग अलग अनुभव मुझे मिले। शुरुआत मेरी एक भेड़ों के बहुत बड़े फार्म पर हुई धुलिया में। थोड़ी मेरी हिंदी में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है तो उसकी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। और धुलिया में हम लोगों ने भेड़ों में काम किया और राइट फ्रॉम बिगिनिंग मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि शीप के अंदर जितने भी रिप्रोडक्शन के टेक्निक्स थे, इंक्लूडिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर, जब 1975 में हिंदुस्तान में एम्ब्रियो ट्रांसफर, 1975 में सर्जिकल एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से लाई गई। वहाँ से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और वहाँ से शुरुआत की। फिर बाद में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी में जाके मैंने अंगोरा गोट्स पे भी काम किया। फिर काउज में हमने काम चालू किया एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो एक पुराना टेक्निक था जिसको एमओईटी बोलते हैं, कि मैं बाद में आगे बताऊंगा मेरे प्रेजेंटेशन में, उसमें अभी करंट के आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। इस तरीके से जो हमने जर्नी शुरू की तो भेड़ों से, फिर बाद में बकरी और बाद में गाय, और फिर जैसे भैंसों में आगे चलकर आईवीएफ में मैंने भैंसों में काम किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर में याक में काम किया। और पिछले 2 साल में 2021 में रिटायरमेंट होने के बाद मुझे जिंदल ग्रुप में काम करने का मौका मिला 2 साल के लिए, नॉट एज अ फुल टाइम बट एज ए पार्ट टाइम। तो वहाँ मुझे घोड़ों में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की अपॉर्चुनिटी मिली और कैटल के भी अलग अलग ब्रीड्स पे हमने काम किया, आईवीएफ के पर्टिकुलरली एचएफ, जर्सी, क्रॉस ब्रीड्स, गिर, साहिवाल, राठी, थारपारकर, किलार, आप जो ब्रीड बोलेंगे वो ऑलमोस्ट सभी ब्रीड्स पे काम किया है, इंक्लूडिंग पुंगनूर ऑल्सो, उस पर भी काम किया है। बफेलोज में मुर्रा, बन्नी, जाफराबादी, और उसके बाद में इस अलग अलग ब्रीड्स पे भी अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये सब्जेक्ट मेरे लाइफ का पार्ट ही हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट टोटल एजुकेशन करने के बाद 1989 में जॉब में रहते हुए मैंने मेरी पीएचडी की, जो कंट्री की फर्स्ट पीएचडी डिक्लेयर हुई ऑन एम्ब्रियो ट्रांसफर इन शीप, गोट एंड कैटल। साथ में मुझे एजुकेशन का बड़ा ही ये था, तो मैंने साथ साथ मेरा सीनियर मैनेजमेंट कोर्स किया एम कलकत्ता से, और बाद में लंदन बिजनेस स्कूल लंदन से, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूनाइटेड स्टेट से। ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती गई। और अभी फिलहाल पिछले 2 साल से जैसे बताया गया है कि आई वॉज विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सभी लेबोरेटरीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको उनका सब प्रोग्रेस के लिए हेल्प करने के लिए। और फिलहाल पिछले 1 डेढ़ साल से हमने एक शाम आईवीएफ मेरे ही नाम से एक ब्रांडिंग करके आई बोवाटेक गोवंश आईवीएफ प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से कंपनी चालू की है, जिसमें श्री मिस्टर प्रकाश बाफना, वन ऑफ द वेरी प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट रैदर, वो मेरे पार्टनर है। और इसके अंतर्गत मैंने गुजरात में 2 लेबोरेटरी चालू की है और पूना के पास वहाँ पर बाफना फार्म में एक लेबोरेटरी। ऐसे 3 आईवीएफ की लैब्स हमने शुरू की है। ये थोड़ा मेरा सा मैंने परिचय थोड़ा मेरा मैंने लंबा खींच लिया। और फिर से मैं सभी पशुपालक जो ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और मेरे जो कलीग्स है, वेटनरियंस है, और बाकी सभी लोगों को इस वेबिनार में उनका स्वागत करता हूँ। और हम लोग, मैं थोड़ा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इसमें है, तो कुछ कुछ चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी। फिर भी मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको कोशिश करूंगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। और ये
पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी हमारी, एक आईवी इन विवो टेक्नोलॉजी और आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है, इसके बारे में जरूर बताऊंगा। और आगे बढ़ने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना है कि हम लोग हरदम सीमेंट के बारे में, बुल के बारे में काफी बातें करते हैं, सीमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्रोजन सीमेंट टेक्नोलॉजी की, और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो अभी हुआ है। लेकिन ऐसा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फीमेल, एक काफ जब पैदा होता है तो उसको उसके ओवरी के ऊपर 1,50,000 मतलब 1.5 लाख एग्स बनाने की कैपेसिटी है उसके लाइफ टाइम में। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग सिर्फ 8 से 10 काव्स उसके लाइफ टाइम में ले सकते हैं। लेकिन इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी से वो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो इस टेक्नोलॉजी में हम लोग फीमेल को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा जो प्रेजेंटेशन है मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल, एक कैसे व्हाट इज आईवीएफ टेक्नोलॉजी इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। फिर इसके अचीवमेंट्स कैसे हुई है कंट्री के अंदर, ये टेक्नोलॉजी से कैसे एकदम चेंज आया है। 2016 तक आईवीएफ के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था। लेकिन मेरे जो भूतपूर्व चेयरमैन थे मिस्टर विजय सिंघानिया, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके हम लोग 4 लोग अमेरिका ट्रेनिंग के लिए गए, और फिर वहां से आने के बाद हमने बहुत जोरदार ये अंडर द बैनर ऑफ जेके ट्रस्ट बहुत बड़ा आईवीएफ का काम चालू किया। तब फिर काफ़ी गवर्नमेंट ने उसको अप्रिशिएट करके, गवर्नमेंट भारत सरकार ने भी बहुत सी जगह ये लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत काफ़ी लेबोरेटरीज सैंक्शन की है। इवन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी काफ़ी लैब्स आने वाली है। इस तरीके का ये एक बड़े पैमाने पे काम चालू हुआ है। तो थोड़ा मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, और फिर उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में उसके जाएंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस है। और क्वेश्चन आंसर्स पे मैं जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मेरा मोबाइल नंबर भी मैं आखिरी में आपको शेयर कर दूंगा। फिर इसके बाद भी किसी को अगर हमको कांटेक्ट करना रहा तो मोस्ट वेलकम है। और ये जो जेके ट्रस्ट के अंदर जो मेरी जर्नी रही, आखिरी के 12 साल मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, जिसके अंदर हम लोगों ने एआई का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर हमने 60,000 विलेजेस के अंदर एआई प्रोग्राम चलाया। वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ इन एनिमल हस्बेंड्री इन द कंट्री। और ये 12 स्टेट्स के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था, और ऑलमोस्ट 136 जिलों में ये काम उस वक्त किया गया। और साथ साथ फिर हमने ये टेक्नोलॉजी को भी यूज किया, आईवीएफ के टेक्नोलॉजी को। तो ये सबसे पहले ये देखते हैं कि गाय और भैंसों में आनुवंशिक सुधार करने के क्या क्या साधन है। सबसे इम्पोर्टेंट तो एक प्राकृतिक प्रजनन, जो अपने मनपसंद का सांड लोग यूज करके एक प्राकृतिक प्रजनन से एक काफ एक एक प्रोजेनी साल में ले सकता है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी आई कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उससे भी आप एक एक प्रोजेनी ले सकते हैं, एक काफ ले सकते हैं। और थर्ड दिन जो टेक्नोलॉजी आई एमओईटी, इसका काफी हिंदी के अंदर एक अलग ही डिटेल दिया हुआ है, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर एमओईटी, जिसके अंतर्गत हम लोग एम्ब्रियोज को प्रोडक्शन गाय के यूट्रस में ही करते थे। दिस इज नोन एज इन विवो। इन विवो मीन्स इनसाइड, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड। तो इन विवो टेक्नोलॉजी जो पहले हम लोग पूरे सभी काफी लेबोरेटरीज करती थी, ताकि इसके अंदर ओवरीज को स्टिमुलेट कर कर, जब ओवरी नॉर्मली ओवुलेशन में एक एग रिलीज करती है अपने ओवरी से, और जब आप स्टिमुलेट करते हैं एक्स्ट्रा हार्मोन से, तो उसके अंदर ज़्यादा एग्स रिलीज होते हैं। और उसी वक्त फिर अच्छा बुल का वीर्य यूज करने से उनका फर्टिलाइजेशन होता है। और 7 दिन के बाद इन एम्ब्रियो को, जिनको भ्रूण बोला जाता है, इनको हम लोग फ्लश करते हैं यूट्रस से एक स्पेशल मेडिसिन, एक मीडिया डालकर। फ्लश करने के बाद उन एम्ब्रियो को एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, और इन एम्ब्रियो को एक एक करके एम्ब्रियो रिसिपिएंट काउज में डाला जाता है। अभी ये जो जिससे हम कलेक्ट करते हैं उस गाय को दाता गाय या डोनर काऊ बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी नस्ल की हो, जिसका बहुत बढ़िया मिल्क रिकॉर्ड हो। इस तरीके की गाय को हम लोग डोनर बोलकर सेलेक्ट करते हैं इस एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोग्राम में। और जो रिसिपिएंट है, वो रिसिपिएंट कम दूध देने वाली
लेकिन रेगुलर ब्रीडर ऐसी रिसिपिएंट सिलेक्शन की जाती है जिसके अंदर वो ऐसी रिसिपिएंट हो कि जिसको हमने सिंक्रोनाइज करके 7 दिन पहले उसको हीट में लाया जाता है, ताकि उसका गर्भाशय उस परिस्थिति में रेडी रहेगा कि उसके अंदर हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो सभी रिसिपिएंट प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके रिजल्ट्स अलग अलग, इट वेरीज फ्रॉम, अलग अलग टेक्नोलॉजी में फ्रोजन के, फ्रेश के अलग अलग परसेंटेजेस है। जो एमओईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ में उसके परसेंटेज अलग है, वो 30% से लेके इवन अप टू 60% तक उसका वेरिएशन है। तो ये जो मैं बता रहा था इन विवो टेक्निक एमओईटी, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी काफ़ी सालों तक चलती आई। और लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज में आज यूज़ हो रही है, और इन विवो टेक्नोलॉजी आजकल लोग बहुत ही कम हो गई है, और लोगों ने ये ओवम पिकअप और इन विवो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गए हैं। और आप अगर देखेंगे तो हम लोग इवन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी जब यूज़ करते थे, उससे भी हम लोग एक गाय से एक साल में 12 से 15 प्रेगनेंसी ले सकते थे रिसिपिएंट को यूज़ करते वक्त, करते करते। और जब अभी हम लोगों ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज़ करना चालू किया है, तो ये तो एक बहुत ही उन्नत प्रजनन तकनीक है। जरूर महंगा है, लेकिन अच्छे नर और अच्छा मादा, इनके दोनों अनुवंशिक गुणों का पूरा इसमें उपयोग होता है, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी गायों का प्रोजीनी का नंबर बढ़ा सकते हैं। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से अगर बराबर सिस्टमेटिकली प्लान किया जाए तो साल में एक गाय से आपको इवन 40-50 प्रेगनेंसी क्रिएट करना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। अब मैं आगे बताऊंगा कि हमारी जो आगे अचीवमेंट्स कितनी ज़्यादा भी हुई है। इस ये जो ये टेक्नोलॉजी का ये डिफरेंस है। अभी क्यों, वाई आईवीएफ की उपयोगिता क्या है? जो मादा गाय जो प्रजनन तंत्र के लिए बेकार हो गई हो, हमको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए आपको बढ़िया यूट्रस चाहिए, सर्विक्स ठीक चाहिए, या इवन एमओईटी करने के लिए भी आपको गर्भाशय की स्थिति एकदम सही चाहिए, तभी हम लोग अंदर गर्भ बना सकते हैं। लेकिन आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां पर हमको सिर्फ मतलब है ओवरी से जो जहाँ से oocytes एग्स तैयार होते हैं, उन्हीं उन्हीं को सही रहना जरूरी है। इस वजह से अगर वो रिपीट ब्रीडर भी हो, हमने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए पंजाब में और बहुत से जगह पे, जो गाय 10-10 बार भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर चुके, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके हम लोगों ने काव्स प्रोड्यूस किए हैं, उनके काव्स प्रोड्यूस किए हैं कि इवन रिपीट ब्रीडर कैन बी ए गुड डोनर। रिसिपिएंट्स रिपीट ब्रीडर नहीं हो सकती है, लेकिन डोनर्स को आप इवन रिपीट ब्रीडर डोनर्स भी लेकर उनसे भी अगर अच्छी उसकी पुरानी हिस्ट्री हो मिल्क प्रोडक्शन की, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जो और बाद में जो गाय लेकिन उत्तेजित होती है, हीट में आती है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होती है, ऐसे डोनर यूज कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ही अच्छी गाय है, बीमार हो गई है या घायल है, उससे भी हम लोग एग्स निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बछिया, मैंने देखा है कि हम लोगों ने जो बछिया 12 महीने की भी बछिया हो और जिसमें हम पर रेक्टल हमारा कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड मशीन यूज कर सकते हैं, तो 12 महीने की बछिया, इवन जो गिर वगैरह की जो बछिया 2.5-3 साल में हिट में आती है, लेकिन 12 महीने के बछिया से भी हमने उसके उस साइड्स निकाल कर, वो खुद माँ बनने के पहले उससे उसके कम से कम 20-20 25-25 प्रेगनेंसी हो चुकी है रिसिपिएंट्स यूज करते हुए। तो आप जिसको प्री प्यूबर्टल हीफर्स बोलते हैं, जो हीट में भी नहीं आई है, ऐसे बच्चियों के हम लोग अंडे निकालकर, उस साइड निकालकर उनसे भी प्रेगनेंसी ले सकते हैं। और ये जो ये ये अंडाणु का जो संकलन हम लोग बार बार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने तो हफ्ते में 2-2 बार उसके एग्स निकाले हैं, उस साइड्स निकाले हैं। और इट्स लाइक ए फैक्ट्री, कंटिन्यूअसली फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं, और हम उससे उस साइड्स निकाल कर बाहर उसको मैच्योर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, गर्भवती गाय अगर प्रेग्नेंट भी हो गई तो 3-4 महीने तक भी हम लोग उससे और भी एग्स निकाल सकते हैं, अंडाणु निकाल सकते हैं। ये एग्स, अंडाणु, oocyte सब एक ही टर्मिनोलॉजी है।
तो जब तक हमारा हाथ ओवरी तक पहुंच सकता है, तब तक हम सेफली उससे हम लोग एग्स निकाल सकते हैं। जो बांझ गायों के बारे में मैंने बताया, जो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो रही, ऐसी गाय यूज कर सकते हैं। सीमेन का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। कभी कभी जो वीर्य है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इंपोर्टेड हो, बहुत एक्सपेंसिव सीमेन होता है, तो इसलिए बहुत से ज्यादा नंबर ऑफ द एग्स के ऊपर एक सीमेन की स्ट्रॉ से आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। आपको समझो एक ही गाय से बहुत ज्यादा ये oocytes मिले, समझो एक गाय से 100 oocytes मिले, ऐसे एग्जांपल है, तो उसके अंदर अब 4 डिफरेंट टाइप के सांड भी यूज करके, मदर एक है लेकिन जो प्रोजीनी होगी 4 डिफरेंट वूल के कॉम्बिनेशन की भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसमें इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना है, और एक अतिशय मूल्यवान सांड हो, उसके बिल्कुल मतलब डेथ स्टेज पे हो, अगर उसका उसका भी सीमेन बहुत से बार कंट्रीज में मैंने देखा है कि इवन वो भी यूज करते हुए उससे भी आईवीएफ में यूज किया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है, ताकि हम सेक्स एम्ब्रियोज बना सकते हैं। आईवीएफ की प्रयोगशाला एक काफी सोफिस्टिकेटेड तो रहनी पड़ती है, और हमारी आईवीएफ की लैब्स कुछ कुछ ऐसी है कि वो कोई भी ह्यूमन आईवीएफ लैब्स को बीट करती है। इतनी अच्छी वेटरनरी की आईवीएफ लैब्स भी है, जिसके अंदर स्टरलिटी मेंटेन करना पूरा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा लाइव आप एम्ब्रियो के साथ काम कर रहे हैं। तो ये लेबोरेटरी का मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक आपको सिर्फ ओवरव्यू पिक्चर बता रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैं जेके ट्रस्ट में था और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक पहले हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ लेबोरेटरी बनाए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, उसके अंदर बहुत 3-4 करोड़ रुपए लगा कि बिल्डिंग बनाकर कोई जरूरत नहीं है। एक आप मोबाइल लैब, हमने टाटा विंगर एम्बुलेंस के अंदर भी पूरी आईवीएफ की मोबाइल लैब सेटअप की, और इट इज आईवीएफ मोबाइल लैब, जो आज हम गुजरात में चला रहे, बहुत सी जगह चला रहे हैं। तो आईवीएफ की मोबाइल लैब भी मैंने तो भारत सरकार को बोला था कि हर जिले में, इंडिया के हर जिले में एक एक, जैसे 108 एम्बुलेंस है, उस तरीके से हर जिले में एक एक आईवीएफ की मोबाइल लैब हो, और हम लोगों को ट्रेनिंग, काफी लोगों को इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग देना जरूरी है। और ये हमारी लैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो ह्यूमन बीइंग में भी यूज होता है। ये आप बीच में 3 देख रहे हो, बेंच टॉप इंक्यूबेटर बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन करने के बाद 6 दिन तक इसके अंदर वो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए रखते हैं। और ये गैस के सिलेंडर है, जिसके थ्रू उनको ट्राई गैस का सप्लाई होता है, और 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। मैं आगे इसके बारे में मैं और इसमें थोड़ा डिटेल बताऊंगा। ये एक पहले तो हम लोगों ने बहुत ही स्टार्ट में जब नए नए रहते हैं तो हर चीज अपने को लगता है कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड चाहिए, तो हमने अमेरिका से ये शूट मंगवाए, उसको गाय को पकड़ने के लिए और सब कुछ। लेकिन अभी तो इतना एक्सपीरियंस्ड और ये हो जाता है कि एक एक गाय को झाड़ से बांध के भी हम लोग उसका एपिडुरल एनेस्थीसिया दे के ओपीयू कलेक्ट कर लेते हैं, एग्स कलेक्ट कर लेते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं ट्रांसफर के लिए भी। तो इनिशियली बहुत आदमी वेरी हाईली सोफिस्टिकेट करने की कोशिश करता है इक्विपमेंट्स का, लेकिन ग्रेजुअली देन वी वन गेट्स लर्न एंड देन वी आराम से वो काम हो सकता है। ये अलग अलग इक्विपमेंट्स है। ये मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये पूरा सब्जेक्ट ही मेरे हार्ट के लिए इतना क्लोज है कि मतलब मैंने अभी कुछ दिनों पहले बोला कि मेरी एक इच्छा है कि आई वांट टू डाई व्हाइल आई एम वर्किंग, दैट्स माय विश, एंड रियली एम्ब्रियो इज माय लाइफ, और इसके बगैर मुझे कुछ सुधरता ही नहीं है। ऑलमोस्ट होल डे 24/7 आई ऑलवेज थिंक ऑफ एम्ब्रियोज एंड अदर थिंग। सो मेनी टाइम्स आई कॉल माई सेल्फ कि आई एम नॉट 74, but I'm ulta pulta, I'm 47. So with that, I get a lot of energy. Okay, I'll just